हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन संप्रदा, जो कि हम मध्य प्रदेश की तथ्यवाणी से कंप्लीट करेंगे। इस बुक से इसको हम सारा कंप्लीट कर देंगे। इसमें मध्य प्रदेश की संप्रदा आएगी, वन रिपोर्ट आएंगी, वन रिपोर्ट की स्थिति आएगी, वन की क्या स्थिति है, वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वन को वृक्षों के आधार पर किस विभाग में बांटा गया है, वन प्रबंधन पढ़ेंगे, वन नीति पढ़ेंगे जो कि नई आई थी, वनों के से संबंधित प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ेंगे और इनके प्रमुख तथ्यों को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ 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 यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यदि आप शेयर्स नहीं करेंगे या फिर मुझे अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं इसमें देखने के लिए, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली मैं इस बुक को, क्योंकि बहुत मोटी बुक है तो मैं इसको ज़्यादा पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी। यदि आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं इसको पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन संप्रदा। पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। वन संप्रदा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वन भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखती है और उसको बढ़ाती है, भूमि के अपरदन को रोकती है तथा स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करती है। साथ ही वनों की महत्वपूर्ण भूमिका और भी है। वन संप्रदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 25.14% भाग पर वन फैले हैं, जबकि वन भूमि का लगभग 10.87% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल 77,414 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 77,414 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब कितना है? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर पर है। अब कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में? तो 25.14% है। मतलब कितना है? पूरे 100% है मध्य प्रदेश, उसमें से 25% पर पूरे में वन पाए जाते हैं। और कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि देखी गई है? तो ये वृद्धि हुई है 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वनों का घनत्व 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। यह क्षेत्रवार देखा जाए तो कैसा है घनत्व? प्रतिवेदन वर्ष, मतलब पहले दिया है वनों का प्रकार, वर्ष 2015, 2017 और 2019 के हिसाब से किस प्रकार की है। ये जो वन रिपोर्ट होती है वो हर साल नहीं आती, बल्कि हर 2 वर्षों में एक बार आती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में सघन वन, मतलब अति सघन वन, बहुत सारे वन हैं। तो 2015 में 6,629 थे, 2017 में 6,563 बचे और 2019 में 6,676 हैं। अभी कितने हैं? सबसे अति सघन वन है तो 6,676। देखिए अति सघन है मतलब पूरे में छाए रहते हैं, है ना। तो 6 की भरमार रहेगी, तो 6 ये कितने हैं? अति सघन वन है। साधारण सघन वन कितने हैं? तो 34,902 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं 2015 में, 2017 में 34,571, 2019 में 34,341%। सामान्य सघन वन है। सामान्य सघन वन में क्या होगा? जो अति सघन वन में क्या था? पूरे में छाया था, कुछ नहीं दिख रहा था, 6 की भरमार थी, 6 और सामान्य सघन वन में क्या होता है कि इनकी सामान्य सी संख्या होगी। देखिए जैसे कि क्या है, इसमें 34 एक है, सामान्य सी संख्या है, क्योंकि 2 बार एक ही संख्या आ रही है, 34 एक, तो 34 एक क्या है? सामान्य सघन वन है। खुले वन कितने हैं? तो 2015 में खुले वन 35,931 वर्ग किलोमीटर में थे, 2017 में 36,280 किलोमीटर पे थे और 2019 में 36,405 किलोमीटर में फैले हुए हैं। आप देखिए खुले वन है तो मतलब पूरे में खुला होगा, 36,405 में खुले हुए हैं, मतलब एक बीच में 0 ही बन रहा है और 405 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा 405 के साथ ये खुले वन में पाए जाते हैं। अब इनका पूरा योग कितना है? तो 2015 में इनका योग था 77,462,
2017 में 77,414, 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए थे। खुला रिक्त क्षेत्र कितना है, मतलब खुले क्षेत्र में कितने फैले हुए हैं, तो खुले क्षेत्र में है 17,227 वर्ग किलोमीटर पर। 2017 में 17,027 मतलब 275 पर, और 2019 में 27,207 वर्ग किलोमीटर में इनका पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। पूरे में खुले वन है, मतलब खुला खुला कितना है 70 तो 72, मतलब 70 थोड़ा सा अच्छा लगना है, साफ 70 में पूरा मिलता है। 70,207 में है खुले वन। योग में है कितना 77,482। खुले वन कितने हैं, तो खुले वन है 36 का 405 से आंकड़ा है। सामान्य कितना है, तो 34 1। और अति सघन वन कितने हैं, तो 6 इसके अति सघन वन है। इसमें क्या है, जो रिक्त खुला क्षेत्र है वो ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जहां घनत्व 0.1 से कम होता है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं किया जाता। जो खुले वन होते हैं उनका उल्लेख किसमें नहीं किया जाता, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया जाता। अब आते हैं सामान्य वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं कहाँ पर, बालाघाट में, जो कि पाए जाते हैं कितने 4,932 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं बालाघाट में। फिर उसके बाद आता है छिंदवाड़ा जहाँ पे पाए जाते हैं 4,588% पर। फिर आता है उसके बाद बैतूल जो कि तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर है 3,363% पर। और फिर आता है श्योपुर, यहाँ पे पाए जाते हैं 3,460 वर्ग किलोमीटर में। और शिवनी पाई जाती है 3,069% पर। देखिए इसकी ट्रिक बहुत अच्छी सिंपल सी है। वन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो जैसे अपने सिर में बाल बहुत सारे होते हैं ना, बाल में सिर में बाल ज़्यादा बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे वन होंगे तो वहाँ पे भी एक बालों जैसी संरचना बन रही होगी ना, तो बालाघाट सबसे पहले उनको क्या करना है, बालाघाट में छिदवाना है, मतलब बालों को काटना है। और बैतूल जो भी बालों को काटने के लिए बोलता है, काटने के लिए नहीं बोलेंगे, कोई भी यदि बालों में छेद करने की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, क्या फालतू की बात कर रहे हो। सच में ऐसा होता है, तो क्या हो गया, बाल में छेद करने के लिए क्या बोलोगे, फालतू की बात कर रहे हो। सच में ऐसा होता है क्या शिवनी, तो शिवनी 5 राज्य हैं, मतलब 5 जिले हैं राज्य के, कहाँ पर, बालाघाट मतलब बालों में छेद करना है, तो क्या फालतू की बात कर रहे हो, मतलब बैतूल की बात कर रहे हो। सही में ऐसा नहीं होता। शिवनी मतलब श्योपुर और शिवनी इसके प्रमुख जिले हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन किस में पाए जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, ये कितना है 4,932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बालाघाट। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले। ये तो था जिसमें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे थे, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और शिवनी में पाए जा रहे थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर कहाँ पे बांटे जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है बालाघाट में, जो कि है कितना 53.4%। फिर आता है श्योपुर जो कि है 52.4%। फिर आती है उमरिया जिसका है 49.6%। फिर आता है मंडला जो कि है 44.4% और डिंडोरी आता है 40.6% पर। क्या क्या है देखो, बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी था और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन है, बालाघाट है। फिर उसके बाद आता है बालाघाट सही में यदि हम बाल कटवा लेंगे तो मतलब बाल यदि हमारे साफ़ हो जाएंगे तो सही में हमारी उम्र थोड़ी सी मंडल में डंडा कम लगेगा, है ना, ये डंडा ज़्यादा लगेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि अपन बाल कटवा लेंगे तो सच में उमरिया कम हो जाएगी और मंडल डंडे जैसा लगेगा, क्योंकि बाल ही नहीं है तो कोई खड़ा डंडा नहीं होता, एकदम साफ वैसा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, तो बालाघाट में है, फिर श्योपुर, फिर उमरिया, फिर मंडला, फिर डिंडोरी में इसका प्रतिशत देखा जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार और उनके क्षेत्रफल कैसे कैसे हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है। तो पहले आती है संरचना, उनका क्षेत्रफल और उनका प्रतिशत। मध्य प्रदेश में सागौन के वन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाए जाते हैं, जो कि देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि सागौन के वन मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन कितने पाए जाते हैं, क्षेत्रफल कितना है 18,332 किलोमीटर। सागौन का कितना है 18,332 किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं सागौन के वन। प्रतिशत कितना है 19.36% पर पाए जाते हैं सागौन के वन। साल के वन कितने पाए जाते हैं, तो 3,932
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं साल के वन, और इसका प्रतिशत है 4.15% पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित और अन्य क्षेत्र कितना है, तो 55,436 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं मिश्रित और अन्य क्षेत्र। और प्रतिशत में देखा जाए तो 58.49% पर पाए जाते हैं मिश्रित और अन्य क्षेत्र। खुले और रिक्त क्षेत्र में कितना पाया जाता है, तो खुले और रिक्त क्षेत्र में पाया जाता है 16,988%, और 8% पर पूरे खुले वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं। खुले क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, 8%। और कुल योग कितना है, तो 94,679% पर पाए जाते हैं, और इसका 100% में देखा जाता है। देखिए सागौन के वन कितने हैं, तो कितने की शगुन कब दिया जाता है, जब मोस्टली लोग 18 साल के हो जाते हैं ना, तो 18,332 में दिया जाता है। 3-3-2 तीनों 2 3-3-2 3 तुम 2 3 तुम 2, तो 3-3-2 सागौन मतलब शगुन देना है तो कितने में दिया जाता है, 18 साल में दिया जाता है। 3 लोगों को दे सकते हैं, 3 और 2 बार। फिर कितना आता है, 3-3 दोनों लोगों को देते हैं, मतलब एक लड़के को और एक लड़की को 3-3 में दोनों को दे देते हैं। प्रतिशत कितना है, तो अब तो ये मतलब अब तो नहीं दे सकते ना 18 साल में, अब तो भैया 20 साल कर दी गई है, 21 साल हो गई है, तो चलो भैया 1 साल उनने और बढ़ा दिया गाँव में, तो 29.36% पर सागौन दे रहे हैं। अब आते हैं साल के वृक्ष। साल से याद कर लेंगे अपन, जो ओढ़ने वाला साल होता है ना, वो कितने का आता है, तो अपन कब ओढ़ते हैं ये सागौन के, जो मतलब साल जब कब ओढ़ते हैं, ठंडों के टाइम होते हैं, जब ठंडी पड़ती है अपने यहाँ पर, तो ऐसे 3 दांत अपने ऐसे किट 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 जब करते हैं तो क्या होती है, ठंड लगती है, पर अपन सॉल ओढ़ लेते हैं। तो 3 इसका और 3 इसका इंटू कर दो तो बन जाएगा 9, और 3 × 9 9 3 और 2 कितने पे पाए जाते हैं, 3,932 में पाए जाते हैं साल के वृक्ष। और कितने पर हैं, 4.15% पर है। चारों तरफ से अपन सॉल को ओढ़ लेते हैं। 4.15% पर कितने हैं, साल के वृक्ष हैं, जबकि 19.36 पर कितने थे, सागौन के वन से। अब आते हैं मिश्रित वन। तो मिश्रित वन कितने पाए जाते हैं, अब दोनों को मिला दो, ये तो सिंपल है, अब कोई चीज़ मिला दी है तो 50% से ज़्यादा होगी ना, तो 50% से ज़्यादा है तो 58.49% पर ये पाए जाते हैं। रिक्त कितना है, तो 18 टाइम का 18% में खुले वन पाए जाते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र। मध्य प्रदेश के जिले जहाँ पर सबसे कम वन है, तो सबसे कम वन पाए जाते हैं उज्जैन में, जो कि सिर्फ 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और फिर आता है रतलाम, जो कि 60 वर्ग किलोमीटर पर है। शाजापुर, जो कि 63, मतलब इसमें अविभाजित लिया गया है, मतलब शाजापुर और आगर मालवा को जोड़कर 63% पर है। फिर आता है भिंड, जो कि 107% पर है। और फिर आता है राजगढ़, जो कि 172% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। एक आते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र, जो कि पाया जाता है। देखिए उज्जैन में क्या है, अपने महाकालेश्वर है, जहाँ पर क्या होती है, रात में भस्म आरती होती है और उनको सजाया जाता है। अपन सारी भीड़ उनको देखने जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, वो राज करते हैं महाकाल। देखिए इनको सिंपल से याद कर लीजिए। जहाँ पर सिंहस्थ लगेगा वहाँ पे वन ज़्यादा होंगे क्या, जहाँ पर 12 साल में एक बार जब सिंहस्थ लगता है तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर आती है, तो वन तो डेफिनेटली बहुत कम ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होगा। तो वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, उज्जैन में, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, महाकाल राज करते हैं और वहाँ पर सिंहस्थ लगता है, जो कब महाराज कब वो करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो ये रात में अपना श्रृंगार करते हैं, मतलब सजते हैं, और पूरी भीड़ उनके राज को देखने आती है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड और राजगढ़। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन का सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, और प्रतिशत में भी देखा जाए तो इन्हीं का क्षेत्र सबसे कम है, वो ही है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड और राजगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, और प्रतिशत में भी कम है। मध्य प्रदेश में प्रतिशत कितना है, तो 0.59% उज्जैन में है। शाजापुर में 1.02% पे पाए जाते हैं। रतलाम में 1.23% पे पाए जाते हैं। भिंड में 2.39% पे भिंड में पाए जाते हैं वन, और राजगढ़ में पाए जाते हैं 2.80% में वन पाए जाते हैं। अब आते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट
2019, मतलब 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे, क्या है और इसके तथ्य क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1987 में भारतीय वन रिपोर्ट की द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। हर 2 वर्षों में निकलती है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। 1987 में स्टार्ट हुई थी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 इस श्रेणी को 15वीं रिपोर्ट है। 2019 की जो रिपोर्ट थी वो किस नंबर की थी? तो वो 2019 की 16वें नंबर की थी। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया था। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी। इसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए दूर देश से 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग इसमें किया गया था वन रिपोर्ट में। वर्तमान रिपोर्ट में वन के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया था। 2019 की वन रिपोर्ट आई थी, 16वें नंबर की थी। इसमें क्या जोड़ा गया था? वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत वनों की प्रजातियों को 16 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? देखो, 16वीं वन रिपोर्ट थी और 16 वन विभाग, मतलब 16 श्रृंगार वाले अलग अलग वनों को इसमें बांटा गया था। इसका चैंपियन और सेट वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया था। इसका जो विभाजन था, विभाजित करके इनको चैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन के आधार पर इसका आकलन किया गया था। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90.33% है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में कमी होने वाले राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर था, मतलब जहाँ पे सबसे कमी देखी गई है, ज़्यादा कमी देखी गई है वो था मणिपुर, जहाँ पर 499 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई थी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य ये है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। इसमें देश में वन और वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 807,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 24.56%। ये कितना है? 8,07,275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का आवरण कितना है? वन आवरण तो ये है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र, मतलब वृक्षों से कितना आवरण घिरा हुआ है, तो यह 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% भाग पर वन वृक्षादित्य हैं। वनाच्छादित वृक्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें हुई है 3,975 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है और 0.56% पर ये फैले हुए हैं। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि तो 1,212 वर्ग किलोमीटर पर वृद्धि हुई है वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में, और 1.29% पर ये फैले हुए हैं। वन आवरण और वृक्षा आवरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो वन आवरण और वृक्षा आवरण में वृद्धि हुई है 5,188 वर्ग किलोमीटर की, जो कि 0.56% पर फैले हुए हैं। वन की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, मतलब वन मध्य प्रदेश में या भारत में किन किन राज्यों में कितने पाए जाते हैं वो। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, जहाँ पर वन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है, तो ये है पूर्व उत्तर के सभी राज्य आ जाते हैं इसमें, जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत है कहाँ पर? मिजोरम में, जो कि है 85.41%। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि है 79.63% पर अरुणाचल प्रदेश में वन पाए जाते हैं। मेघालय में 76.53%
33% पर वन पाए जाते हैं और मणिपुर में 75.46% पर और नागालैंड में 75.31% पर वन पाए जाते हैं। इनको फिर से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में है, तो 86%। 86 मतलब पूरे में छाए हुए हैं, तो 86%। अरुणाचल प्रदेश में 7-9% में पाए जाते हैं। मेघालय में 76% पर, मणिपुर में 75% पर और नागालैंड में भी 75% पर ही वन आवरण पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, जो कि है 77,482 वर्ग किलोमीटर पर है। 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं 66,688 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पे पाए जाते हैं 55,611 वर्ग किलोमीटर पर। उड़ीसा में पाए जाते हैं 51,619 वर्ग किलोमीटर पर और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं 50,778% पर ये पाए जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्षेत्रफल में है ना, कौन सा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा? मध्य में अरुणाचल प्रदेश, 36 गया उड़ीसा को, महाराष्ट्र में 36 उड़ाया महाराष्ट्र में। देखो मध्य के अरुण ने 36 उड़ाए महाराष्ट्र में, मध्य के अरुण ने 36 उड़ाए महाराष्ट्र में। ये क्या है? वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्षेत्रफल फैले हुए हैं और इनकी संख्या वर्ग किलोमीटर में बहुत आराम से आप याद कर सकते हो। मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 66,000 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 55,000 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा और महाराष्ट्र में 51 और 50 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। अब आते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि में वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक में, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर में है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जो कि 990 वर्ग किलोमीटर में है आंध्र प्रदेश में। केरल में 823 वर्ग किलोमीटर में केरल में देखी गई है। जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर में है और हिमाचल प्रदेश में है 334 वर्ग किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा वृद्धि देखो, वृद्धि करने का नाटक आंध्र प्रदेश वालों ने किया, केले खिलाए जम्मू कश्मीर को हिमाचल के। वन की प्रतिशत में वृद्धि बताई है किसने? कर्नाटक ने ये नाटक किया है। और अंधे को केला खिलाया जम्मू कश्मीर में हिमाचल को। ये है क्षेत्र। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखी गई है? कर्नाटक में देखी गई है, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर में है और सबसे उसके बाद आती है 990 वर्ग किलोमीटर में आंध्र प्रदेश। और सबसे प्रतिशत वाले राज्यों की ट्रिक याद से नहीं किया था ना, तो वो भी याद कर लेते हैं। मजे में है अरुण, मजे में है अरुण, मेघा मणि लेकर नाक की, मेघा मणि लेकर नाक की। मजे में है अरुण मेघा मणि लेकर नाक की, मजे में है अरुण मेघा मणि लेकर नाक की, मजे में है अरुण मेघा मणि लेकर नाक की। ये है 1% वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो मध्य के अरुण ने 36 उड़ाए महाराष्ट्र में, मध्य के अरुण ने 36 उड़ाए महाराष्ट्र में। ये है वन क्षेत्रफल में। और 1% की दृष्टि से कर्नाटक ने अंधे को केला खिलाया, जम्मू कश्मीर में हिमाचल का। कर्नाटक ने यह नाटक किया अंधे को केला खिलाने का, जम्मू कश्मीर में हिमाचल का। ये है। अब आते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश की तुलना में मध्य प्रदेश में वन, भारत में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 भौगोलिक क्षेत्र है भारत का। और इसमें वन क्षेत्र कितने हैं? तो 7,67,416 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। और इसका प्रतिशत कितना है? तो 23.34% क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, मतलब 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसमें वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? तो 94,679 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, जो कि कितना है? 30.72% वन पाए जाते हैं। भारत में कितने हैं? तो भारत में है 33-34% और मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 30-72 वर्ग किलोमीटर
30-72% पर पाए जाते हैं, 30.72% पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों की वैधानिक स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में इनका वर्गीकरण किया गया है आरक्षित, संरक्षित और अन्य में। तो आरक्षित वन कितने हैं क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर? तो आरक्षित वन है 61,886 वर्ग किलोमीटर पर, 61,886 वर्ग क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और प्रतिशत है इसका 65.36% पर, 65.36% पर ये आरक्षित वन फैले हुए हैं। फिर आते हैं संरक्षित वन, इनका क्षेत्रफल कम है जो कि 31,098 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं संरक्षित क्षेत्र, और इनका प्रतिशत है 32.84% पर ये फैले हुए हैं। अन्य में आते हैं जो कि 1,705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और इसका प्रतिशत कितना है? तो 1.80% पर ये फैले हुए हैं। कुल योग कितना है? तो कुल योग है इनका 94,679 वर्ग किलोमीटर पे और प्रतिशत है पूरा 100% से लेते हैं। फिर से देख लेते हैं आरक्षित वन, मतलब इनको आरक्षित करके रखा गया है। तो 61,886% पर ये पाए जाते हैं क्षेत्रफल में। प्रतिशत है इनका 65.36%। संरक्षित वन है इसके 31,098% वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं और इनका प्रतिशत कितना है? तो 32.84 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। अब आते हैं वन से संबंधित क्षेत्रीय इकाई, मतलब वन को कितनी क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा गया है। तो पहले आते हैं क्षेत्रों की इकाई और उनकी संख्या। तो मध्य प्रदेश को कितने वृत्तों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश में 16 वृत्त बनाए गए हैं। कितने वृत्त हैं? तो 16 वृत्त हैं, वन वृत्त। वन मंडल कितने हैं? तो वन मंडल हैं 63। उप वन मंडल कितने हैं? तो 135 उप वन मंडल हैं। फिर आते हैं परिक्षेत्र, तो 473 परिक्षेत्रों में बांटा गया है। उप वन परिक्षेत्र में बांटा गया है 1871, मतलब 1871 संख्या है उप वन परिक्षेत्र की। और परिषद कितने हैं? तो परिषद की संख्या है 8,286, 8,286 परिषद हैं। देखिए इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने व्रत बनाए गए हैं? तो 16 व्रत बनाए गए हैं। मंडल कितने हैं? मंडल से याद आता है खंडल, खंडल है ना, खंड या फिर खंड कितने बनाए गए हैं? मंडल, खंड। तो मंडल 6 को 2 खंडों में बांटना होगा तो कैसे बांटोगे? 3-3 के भाग में बांटोगे। तो वन मंडल कितने हैं? तो 6 से 3 63 है। और उप वन मंडल कितने हैं? तो उप में पहले तो उप में लगाएंगे अपन 6 से 1 कम में क्या होता है? 6 से पहले अपन 1 कम कर दो तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा जो 3 था वो 3 ही रहेगा और 1 कम होने के बाद कितने बचेंगे? 6 में तो 5, तो 135 उप वन मंडल है। परिक्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो परिक्षेत्रों की संख्या है 4, 7, 3। इन दोनों को मिलाने पर कितने बनते हैं? 7 बनता है ना, बीच की संख्या बनती है 4 और 3 को मिलाने पर कितने मिलता है? 7 मिलता है। परिक्षेत्र मतलब इसका भी परिक्षेत्र और इसका भी क्षेत्र और इसका क्षेत्र मिला के क्या बन रहा है? 7 का परिक्षेत्र। तो 773 पाए जाते हैं परिक्षेत्र। अब आते हैं उप वन परिक्षेत्र कितने पाए जाते हैं? तो इसकी सिंपल संख्या है, पहले दोनों साइड 1 लिख दो, फिर 8 लिख दो, फिर उससे 1 कम लिख दो। तो ये कितने हो गए? 1, 8, 7, 1। तो उप वन परिक्षेत्र में कितने पाए जाते हैं? परिक्षेत्र मतलब दोनों की 1-1 संख्या ले लो, है ना। परिक्षेत्र मतलब ए एक क्षेत्र है, ए एक क्षेत्र, 2 क्षेत्र हो गए 1-1 के, फिर 8 और 7। फिर आता है परिषद कितने हैं? तो 82, 86 परे पाए जाते हैं। बयासी और 86 में ही पाए जाते हैं। कितने हैं परिषद? 2, 8, 2, 8, 6, 8, 2, 8, 6 परिषद पाए। अब देखिए वन व्रत कितने हैं? तो 16 वन व्रत हैं। वन मंडल कितने हैं? तो वन मंडल में बांटे गए हैं 63 वन मंडल हैं। अब आते हैं उप वन मंडल कितने हैं? तो उप वन मंडल हैं कितने? तो पहले अपन ने 1 लिया था, फिर 3 लिया था, फिर 5 लिया था, तो उप वन मंडल हो गए। अब आता है मध्य प्रदेश में परिक्षेत्र। तो किसका परिक्षेत्र? आजू बाजू का मिला के 20 का परिक्षेत्र बना देंगे। तो 1 का है क्षेत्र 4, 1 का है क्षेत्र 3, दोनों को मिला के बन गया 7। तो 4, 7, 3
ए बन गया परिक्षेत्र। उपवन परिक्षेत्र कैसा है, तो उपवन परिक्षेत्र में दोनों साइड में एक एक ले लेंगे, बीच में 8 7 ले लेंगे। अब आते हैं परिषद, तो 8 पे 2 8 पे 6, 8 पे 2 8 पे 6, ये परिषद है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। देखिए प्रतिशत कहाँ पे था, ये इनको याद कर चुके हैं। अब आते हैं इकाई, क्षेत्रीय इकाई का वितरण कैसे किया गया है मध्य प्रदेश में। जैसे बालाघाट जो वन वृत्त आता है, 16 वन वृत्त पढ़े थे अपन ने, तो कौन कौन से हैं 16 वन वृत्त पहले पढ़ लेते हैं। पहले आता है बालाघाट, दूसरा बैतूल, तीसरा भोपाल। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल और शिवपुरी और उज्जैन आते हैं 16 वन वृत्त। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा, बालाघाट। बालाघाट में बालाघाट वन क्षेत्र आता है, क्षेत्रीय वन मंडल है इसका। उत्तर बालाघाट है और दक्षिणी बालाघाट है, मतलब बालाघाट को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक बालाघाट, उत्तरी बालाघाट और दक्षिणी बालाघाट। अब आता है बैतूल में, बैतूल को भी बांटा गया है, उत्तर बैतूल में, दक्षिण बैतूल में और पश्चिम बैतूल में, मतलब 3 में बांटा गया है। फिर आता है भोपाल, भोपाल में आता है भोपाल, सीहोर, अब्दुल्लागंज, विदिशा, रायसेन और राजगढ़, ये भोपाल वन मंडल के अंदर वन वृत्त के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है छतरपुर, इसमें छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना और टीकमगढ़ 4 भागों में बांटा गया है छतरपुर को। फिर आता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में भी है छिंदवाड़ा, पूर्वी छिंदवाड़ा, पश्चिमी छिंदवाड़ा और दक्षिणी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को भी 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है पूर्वी छिंदवाड़ा, पश्चिमी छिंदवाड़ा, दक्षिणी छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा। अब आता है ग्वालियर, ग्वालियर को दतिया, भिंड, मुरैना और शिवपुर में बांटा गया है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और शिवपुर में बांटा गया है ग्वालियर को। अब आता है होशंगाबाद, होशंगाबाद और हरदा में इसको बांटा गया है। इंदौर, इंदौर को बांटा गया है 4 भागों में, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में बांटा गया है इंदौर वन वृत्त को। फिर आता है जबलपुर, जबलपुर को बांटा गया है कटनी, मंडला, पश्चिमी मंडला और पूर्वी मंडला और डिंडोरी में बांटा गया है जबलपुर को। फिर आता है खंडवा, खंडवा को खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वाहा, बड़वानी और सेंधवा में इसको बांटा गया है। फिर आता है रीवा, रीवा को रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली में बांटा गया है। सागर वन वृत्त को उत्तरी सागर, दक्षिणी सागर और दमोह में बांटा गया है। शिवनी, शिवनी को उत्तरी शिवनी, दक्षिणी शिवनी और नरसिंहपुर भाग में बांटा गया है। शहडोल, शहडोल को उत्तरी शहडोल, दक्षिणी शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बांटा गया है। शहडोल को उत्तरी शहडोल, दक्षिणी शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बांटा गया है। फिर आता है शिवपुरी, इसको गुना, राजगढ़ और शिवपुरी में 3 भागों में बांटा गया है। उज्जैन, उज्जैन को उज्जैन, शाजापुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर और देवास में 6 भागों में बांटा गया है उज्जैन को। ये आते हैं 16 वृत्त और इसमें वन मंडल कितने हैं, 63 वन मंडल हैं। परिक्षेत्र कितने थे, तो परिक्षेत्र 463 परिक्षेत्र थे और उपवन परिक्षेत्र कितने थे, तो 1871 और परिषद कितने थे, तो 8 पे 2 8 पे 6 परिषद थे। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर और वन विभाग के आधार पर वनों को 5 प्रकार में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 5 आधार पर। पहले उनके प्रादेशिक पे आधार पर, मतलब कि कितने प्रदेश में पाए जा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब कि किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर, मतलब सरकार ने कितने बांटे हैं और वन विभाग ने इनको कितने भागों में बांटा है। तो पहले आता है प्रादेशिक आधार पर, विंध्य कैमूर क्षेत्र प्रादेशिक आधार में 3 भागों में बांटा जाता है। पहले आता है विंध्य कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, ये प्रादेशिक क्षेत्र में आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है 3 में, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भौगोलिक क्षेत्रफल में 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। प्रजाति के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। अब आते हैं साक्ष्य के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और अवर्गीकृत क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और अवर्गीकृत क्षेत्र में पाए जाते हैं साक्ष्य के आधार पर। वन विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वन विभाग के आधार पर बांटा गया है राजकीय वन, नगर निकाय वन और निजी वन। राजकीय वन हो जाएंगे, निजी वन हो जाएंगे और एक नगर निकाय के वन हो जाएंगे, निगम के। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वनों की पेटियां। प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ये प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। पहले आता है बृंद कैमूर श्रेणी, मुरैना शिवपुरी पठार की उत्तरी श्रेणी और नर्मदा के दक्षिण की एक चौड़ी पेटी। देखो कितने भाग में बांटा गया है। ये विंध्य पर्वत तो विंध्य कैमूर श्रेणी में बांटा गया है। फिर ऊपर ये रीवा मुरैना या फिर जो उत्तर भारत में पाई जाती है इसमें बांटा गया है। हाँ, और तीसरे में क्या बांटा गया है? जो नर्मदा का दक्षिणी वाला क्षेत्र है वो, एक विंध्यन वाला, उत्तर है मुरैना वाला। 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो विंध्यन कैमूर श्रेणी में यह पेटी उत्तर में दमोह सागर से पठार से फैली हुई है। यह एक विरल वन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा घने वन नहीं पाए जाते, विरल है। मुरैना और शिवपुरी के पठार में यह वन मुरैना शिवपुरी वाले भाग में पाए जाते हैं और यहाँ पर कटीले वन मिलते हैं सबसे ज़्यादा। फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा के दक्षिण की एक चौड़ी पेटी, यह दक्षिण में एक पेटी प्रदेश के पूर्व सीमा से लेकर पश्चिमी तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकर श्रेणी के वन आते हैं। इसमें बघेलखंड का पठारी भाग आता है। जो नर्मदा श्रेणी थी ये कहाँ से फैली हुई है? तो ये पूरब से पश्चिम तक नर्मदा के समानांतर बहती है, मतलब चलती है, नर्मदा नदी के समानांतर चलती है और ये वन में से पाए जाते हैं। बघेलखंड, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। फिर आता है वनों का प्रादेशिक प्रबंधन वर्गीकरण या साक्ष्य के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया गया है, जो कि है 3 प्रकार में। पहले आते हैं संरक्षित वन, फिर आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन ये कम पाए जाते हैं, तो ये 32.5% में पाए जाते हैं संरक्षित वन, मतलब इनको 3 तरफ से संरक्षित किया गया है, तो 32.5। और आरक्षित वन इनको 3 को डबल कर दिया है, तो 65.36% पर ही पाए जाते हैं। 65.36% पर पाए जाते हैं आरक्षित वन। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? तो 1.9% में पाए जाते हैं अवर्गीकृत वन, जो कि सिर्फ 1% पे पाए जाते हैं अवर्गीकृत, इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब आते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन राज्य के वन क्षेत्र के 32.5% पर फैले हुए हैं, अर्थात ये 21.8 हजार वर्ग किलोमीटर पर आच्छादित हैं। संरक्षित वनों से आशय उस क्षेत्र से होता है जिसका प्रबंधन प्रशासनिक देखभाल में होता है। मतलब संरक्षित वन है, मतलब इनको संरक्षण कौन दे रहा है? तो प्रशासन इनको संरक्षण दे रही है। कहाँ से दे रही है? तीनों दिशाओं से दे रही है, मतलब 3 घेरे डाले हैं, है ना, 3 घेरे बना के इनमें डाल दिए। तो 32.5% पे ये पहले हुए हैं कौन से? संरक्षित वन। संरक्षित वनों के क्षेत्रफल में आवागमन की सुविधा रहती है, मतलब आप इसमें जा सकते हो, 32 फेरे हैं लेकिन आप इनमें घूम सकते हो, परंतु इसे नष्ट करना दंडनीय अपराध माना जाता है। लेकिन यदि आपने इनको कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्रफल में प्रशासनिक नियम अधिक कठोर नहीं होते। यहाँ पर जो संरक्षित होते हैं इनमें संरक्षण दे रहे हैं तो नियम क्यों कठोर बनाएंगे? तो इसमें नियम कठोर नहीं होते। इन वन क्षेत्रों में पशुचारण की सुविधा दी जाती है। संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले निवासी विशेष परिस्थिति में अनुमति द्वारा वन भी काट सकते हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो ये जो वहाँ के निवासी हैं वो वन काट सकते हैं। संरक्षित है मतलब इसको सिर्फ संरक्षण दिया जा रहा है और ऐसे कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा रहा है। आवागमन कर सकते हो, पशु चारागाह कर सकते हैं, यदि जरूरत पड़ने पर लकड़ी भी निवासी काट सकते हैं। विशेष स्थितियों में ये कितने फैले हुए हैं? 32.5% फैले हुए हैं। अब आते हैं आरक्षित वन। यह 62.6 हजार
किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं आच्छादित वन। यह प्रदेश के कुल 65.36% पर ही फैले हुए हैं। आरक्षित वनों में आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना दंडनीय अपराध माना जाता है। मतलब इसको आरक्षण दे दिया है ना, आरक्षित कर दिया है। तो इसमें देखो, जिसमें 32 फेरे थे तो वो तो थोड़ा कम संरक्षित है, लेकिन इसमें 62 फेरे डाल दिए हैं, मतलब 62 फेंसिंग की कर दी है ना, 62 प्रकार की फेंसिंग कर दी है, तो ये ज़्यादा संरक्षित कर दिया जाएगा। यह से आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना, ये सब दंडनीय अपराध होता है। यह प्रशासनिक के कठोर और अत्यंत कठोर नियम के अंतर्गत आते हैं आरक्षित वन। अब आता है अवर्गीकृत वन, मतलब इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये सिर्फ 1.9 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्र से 1.9% पर आरक्षित किए गए हैं। अवर्गीकृत वनों पर प्रशासन का कम ध्यान होता है, मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन पर वन पशुचारण कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, आपको जो करना वो कर सकते हो। इसमें कितने क्षेत्रफल में बांटा गया? संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत में। संरक्षित में मतलब इसको ज़्यादा संरक्षण नहीं किया गया, सिर्फ 32 फेरे डाले गए हैं और यहाँ से पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों पर जो वहाँ के निवासी हैं वो लकड़ी भी काट सकते हैं। यहाँ पर नियम चलते हैं लेकिन ज़्यादा कठोर नियम नहीं है। फिर आता है कौन सा? आरक्षित वन, मतलब इनको आरक्षित कर दिया है और इसमें 62 फेरे डाल दिए हैं और एक कठोर नियम होते हैं, चारागाह, पशुचारण, निकासी, और वहाँ के जो निवासी होते हैं वो लकड़ी भी काटना दंडनीय अपराध माना जाता है। अवर्गीकृत वन, इन पर ज़्यादा सरकार ध्यान ही नहीं देती, इसलिए 1.9% पर है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में राज्य के प्रमुख वन संस्थान। देखिए, वन का विकास निगम कहाँ है? तो जहाँ वनों का यदि विकास करना है तो राजधानी में बैठ के हर कोई करता है, तो मध्य प्रदेश में जो वन विकास करेंगे वो कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। संजीवनी संस्थान, तो भोपाल में जितने भी मध्य प्रदेश की वनों से संजीवनी वाली जड़ी बूटी मिलेंगी वो कहाँ पे दे दी जाएंगी? तो उनके विकास करने के लिए दे दी जाएंगी वन विकास निगम को, तो इसलिए भोपाल में है संजीवनी संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भारत का जो वन प्रबंधन करना है वो कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, और जो देखिए वनों का अनुसंधान मतलब रिसर्च कहाँ पर होगी वनों पर? तो रिसर्च होगी जबलपुर में, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे तो जबलपुर में। और उनका प्रबंधन कहाँ से होगा? तो कैपिटल से होता है इनका वर्ग प्रबंधन। और निगम विकास भी कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के भोपाल से ही होता है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? देखिए, जड़ी बूटी से जो संजीवनी बन रही है वो तो भोपाल को मिल जाती है, लेकिन जड़ी बूटियों की जो बैंक है वो कहाँ पर है? तो वो पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड, जो इको पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो जैव विविधता का जो प्रशिक्षण केंद्र है तो वो उमरिया में बनाया गया। यदि जैव विविधता को अच्छे से प्रशिक्षण नहीं दिया गया या फिर अच्छे से संरक्षित नहीं किया तो उसकी क्या होगी? उम्र कम हो जाएगी। तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उमरिया में बनाया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एशिया का पहला वन प्रबंधन संस्थान है, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में बनाया गया है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में वन विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान। तो वनों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनके लिए महाविद्यालय कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। जो वन के क्षेत्रफल होते हैं तो उनके लिए वन बाल रखना अनिवार्य नहीं होता, उनके बाल छोटे छोटे कर दिए जाएंगे क्षेत्रपालों के। तो वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है लखनादौन शिवनी में। राजीव गांधी वनों की लाखों प्रकार की प्रशिक्षण सीख कर आए हैं, तो वो किसको सिखाएंगे? शिवनी को सिखाएंगे। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला पचमढ़ी में स्थित है। इंदिरा गांधी को पचमढ़ी अच्छी लगेगी तो वो कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में। इंदिरा गांधी हिल स्टेशन पर गई हैं और राजीव गांधी क्या गए हैं? लाखों प्रकार की वानिकी सिखाने गए हैं शिवनी को। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये जैव विविधता को यदि अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाएगा, यदि उनके वहाँ पे प्रशिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो उनकी उमरिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उमरिया ताला में इसका स्थापित किया गया है। वन विद्यालय कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में वन विद्यालय हैं
अमरकंटक, बैतूल, गोविंदगढ़, झाबुआ, शिवपुरी और पचमढ़ी में। देखिए पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो पचमढ़ी में होगा, अमरकंटक में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो अमरकंटक में होगा। 2 याद हो गए। वन विद्यालय कहाँ पर है तो अमर रहे पचमढ़ी, तो अमरकंटक और पचमढ़ी में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के गोविंद जो हैं, पचमढ़ी में गोविंद रहता है, गोविंद को क्योंकि गोविंद को शिवपुरी की बुआ बातें करती हैं, क्योंकि गोविंद को शिवपुरी की बुआ बातें करती हैं कि तुम वन में रहते हो तब भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो अमर रहे पचमढ़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ के गोविंद की बुआ उसको बातें करती हैं जो कि शिवपुरी की हैं। तो ये से याद हो जाते हैं 6 वन विद्यालय हैं जो कि कहाँ कहाँ हैं। अमर रहे पचमढ़ी, क्योंकि गोविंद की बुआ शिवपुरी से मुंह चलाती हैं या बैतूल की बातें करती हैं। अब आते जैव विविधता। जैव विविधता पर अच्छा परीक्षण नहीं दिया जाएगा तो उसकी उमरिया हो जाएगी कम उमरिया। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण, तो इंदिरा गांधी जब वन का प्रशिक्षण देंगी तो कहाँ जाएंगी? पचमढ़ी। राजीव गांधी लाखों वानिकी प्रशिक्षण सीख कर आए हैं तो वो कहाँ देंगे? सिवनी को देंगे। और वन क्षेत्रफल, वनों के क्षेत्रफल के बाल क्या बड़े होने चाहिए? तो नहीं होने चाहिए, बालाघाट। अब आता है वन और वृक्षों के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वन और वृक्षों के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? सागौन, साल और मिश्रित पर्णपाती वन। 3 भागों में वनों की प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है मध्य प्रदेश में, जो कि है सागौन, साल और मिश्रित पर्णपाती वन। सागौन वन, यह मध्य प्रदेश में सागौन वन कुल वन क्षेत्र का 19.4% पाया जाता है। इसमें सागौन जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और खंडवा में पाए जाते हैं। सागौन वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और खंडवा में पाए जाते हैं सागौन वन। सागौन की लकड़ी इमारती प्रयोग में की जाती है, मतलब इससे फर्नीचर बनाया जाता है। सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है जो कि हल्का होता है और मजबूत होता है। अतः मध्य प्रदेश में पूरे भारत में इस लकड़ी की मांग रहती है। तो सागौन वन मध्य प्रदेश में कितने पाए जाते हैं? तो 19.4% पर पाए जाते हैं सागौन वन। अब आता है साल वन। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 4.14% पर फैले हुए हैं साल वन। और साल की लकड़ी का उपयोग स्लीपर बनाने में किया जाता है। साल वृक्ष का मध्य प्रदेश में मुख्य क्षेत्र मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल में है। साल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साल का प्रयोग किया जाता है कैसे? तो इस जो वन पाए जाते हैं मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल में पाए जाते हैं। और जो साल हैं वो 4.14% वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। साल के वृक्ष सामान्यतः घने होते हैं। इन वनों में दिन में भी अंधेरा होता है। साल के वृक्ष घने होते हैं। फिर आते हैं मिश्रित पर्णपाती वन। ये इसमें साल, धावड़ा, लजड़िया, बीघजा, तेंदुआ मतलब तेंदुपत्ता, तेंदुआ का पेड़, महुआ, बांस, पलास, बबूल, सनई, भीमसा, अंजंज, हर्रा, ये वनोपज इसमें पैदा किए जाते, मतलब इसमें सब प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो इसमें उगाए जाते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा में ये मिश्रित वन पाए जाते हैं। अब आता है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु वाला मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इन वनों का भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की जितनी भी जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। तो इसमें एक बार क्या होंगे? शुष्क पर्णपाती पाए जाएंगे, एक बार पर्णपाती पाए जाएंगे और एक बार अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क वन क्या होते हैं? जो जहाँ पर जो वहाँ की जलवायु है शुष्क होती है। अर्ध मतलब पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते एक बार गिरा देते हैं। पर्णपाती वन जो हमेशा सदाबहार जैसे रहते हैं। इसमें आता है पहले क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन
50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव हो जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, पर्णपाती वन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यह वनों में उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती है। जो इमारती लकड़ी होती है ना, वो कहाँ पे पाई जाती है, पर्णपाती वनों में पाई जाती है। इसमें सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद है। मतलब मध्य प्रदेश का देखिए ये वाली जो बेल्ट है वो किस में आती है, पूरी पर्णपाती वनों में आती है। इसमें क्या होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और गर्मियों में पानी के कारण, ये कमी के कारण अपने पत्ते को गिरा देते हैं। फिर आते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। इनका क्षेत्रफल 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वनों में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली और शहडोल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें बीजा, धौरवा, जामुन, महुआ, सैंजा, हर्रा, पिंसा, साल, सागौन के वन पाए जाते हैं। जो कि साल और सागौन के सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, अर्ध पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, और जो यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं। इन वनों में पर्णपाती होते हैं ये, और इसमें हर्रा, कीकर, बैतूल, पलास, तेंदू, धौरा, हर्रा, शीरीष आदि वन से पाए जाते हैं। इसे मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, नीमच, दतिया, ग्वालियर और खरगोन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में इस वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है, तो ये यहीं पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा शुष्क पर्णपाती यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि अपने गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं। अर्ध पर्णपाती ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत सारे वनों की विविधता पाई जाती है। सागौन, साल यहाँ पर प्रमुख देखने को मिलते हैं। अब आती है वन संपत्ति। वन संपत्ति को मध्य प्रदेश में 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक आती है मुख्य संपदा और एक आती है गौण संपदा। वन संपत्ति में मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। वनों से प्राप्त होने वाली संपदा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है प्रमुख संपदा और एक होती है गौण संपदा। प्रमुख संपदा में वो क्षेत्र आता है जिसके अंतर्गत इमारती लकड़ी से प्राप्त होने वाले वृक्ष शामिल होते हैं, जैसे साल, सागौन, हल्दू, धौल, शीशम, सेम, ये किसमें पाए जाते हैं, ये होती है मुख्य संपदा वाले क्षेत्र। मतलब इससे इमारती लकड़ी या फिर कीमती लकड़ी प्राप्त होती है मुख्य संपदा से। इससे लगभग 50 करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय हो जाती है मध्य प्रदेश सरकार को। इसमें आते हैं 3 प्रमुख हैं, सागौन, साल और बांस। सागौन यह काली मिट्टी में उगता है। सागौन में 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। सागौन लकड़ी में एक ग्रेन होता है, जिसके कारण सागौन की लकड़ी से बने सामान में सुंदरता होती है। मतलब इसमें बहुत प्यारी लाइन आती है सागौन के वृक्ष में। तो इसमें जब एक से फर्नीचर बनाया जाता है तो वो लकड़ियाँ देखने, मतलब उनकी जो लाइन होती हैं उन देखने को मिलती हैं, तो बहुत प्यारा फर्नीचर दिखता है। और जो होशंगाबाद की बोरी घाटी है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, सागौन के वृक्ष। बहुआयत में पाए जाते हैं सागौन के वन, बोरी घाटी, होशंगाबाद में। अब आता है साल वृक्ष। यह लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं और ये 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 125 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। ये वन अधिक घने होते हैं, इसलिए यहाँ पर दिन में भी अंधेरा लगता है। और इन लकड़ियों से स्लीपर बनाए जाते हैं। साल से क्या बनाए जाते हैं, स्लीपर बनाए जाते हैं। अब आता है बांस। यह मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मध्य प्रदेश में डेंड्रोकैलमस स्फिटस प्रकार के बांस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 50 लाख नेशनल टन बांस का भंडार होता है। बांस की लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है। ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई और नेपानगर कागज में बांस का प्रयोग बहुत किया जाता है। ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ पर है, अमलाई में है। और नेपानगर जो अखबारी कागज मिल है वो, उसमें इस बांस का प्रयोग किया जाता है। इसको डेंड्रोकैलमस स्टिक्स
प्रकार का मध्य प्रदेश में बांस पाया जाता है। 75 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए पड़ती है। साल को चाहिए पड़ती है 125 सेंटीमीटर वर्षा और सागौन को चाहिए पड़ती है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा। सागौन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बोरीवली क्षेत्र में पाया जाता है और इससे फर्नीचर बनाया जाता है। साल से जो स्लीपर होते हैं, रेलवे स्लीपर के कोच स्लीपर बनाए जाते हैं। बांस 75 सेंटीमीटर वर्षा में होता है। डेंडोकैलमस स्टिक्स प्रकार का मध्य प्रदेश में पाया जाता है और 50 लाख नेशनल टन बांस मध्य प्रदेश में होता है। इससे कागज बनाया जाता है। ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई में और नेपानगर कागज कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में गौड़ संप्रदा। गौड़ संप्रदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लाख, तेंदुपत्ता, कत्था, हर्रा, ये विभिन्न प्रकार के गोंद, दवाई, ये मध्य प्रदेश में पौधे और विभिन्न प्रकार की घासें गौड़ संप्रदा के अंतर्गत आती हैं। इसके उत्पादन में हेतु लाइसेंस उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो गौड़ संप्रदा है, वो उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिससे वन विभाग निर्धारित शर्तों के साथ निश्चित धनराशि प्राप्त करता है। मतलब इसके लिए टेंडर जारी होते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले गौण उत्पादों के कई आधार होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, खैर वृक्ष। खैर का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। यह पाचन तंत्र की गड़बड़ी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और बानमौर में कत्था बनाने का एक कारखाना लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? शिवपुरी में और बानमौर में कत्था बनाने का कारखाना लगाया गया है। इन कारखानों को शिवपुरी, श्योपुर, गुना से खैर की लकड़ी प्राप्त होती है। अब आता है लाख। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष 40,000 टन लाख का उत्पादन किया जाता है। लाख मध्य प्रदेश में मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद में पाई जाती है। मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल और होशंगाबाद में पाई जाती है लाख। मध्य प्रदेश में उमरिया में लाख बनाने का एक सरकारी कारखाना लगाया गया है। उमरिया में लगाया गया है लाख बनाने का कारखाना। और जब खैर के कहाँ लगाए गए हैं, तो खैर के लगाए गए हैं शिवपुरी और बानमौर में। इसके अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं जहां पर शीड और लाख और सैलाख बनता है। सील्ड बनती है, लाख बनती है और सैलाख बनते हैं मध्य प्रदेश में कई जगह, लेकिन उमरिया में है शासकीय लाख बनाने का कारखाना। अब आते हैं मध्य प्रदेश में हर्रा। इससे हर्रा निकालने में अनेक कारखाने लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में। हर्रे का प्रयोग चर्म शोधन में किया जाता है, चमड़े को साफ करने में किया जाता है और एक इससे लोशन भी बनाया जाता है। हरवा में 35 से 40% तक के चर्म शोधक तत्व पाए जाते हैं। यह छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर और शहडोल के वन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अब आता है तेंदुपत्ता। इससे बीड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तेंदुपत्ते का। यह सागर, जबलपुर, शहडोल, सीधी, दमोह, गुना, रीवा में संकेंद्रित है। ये देश में बीड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का 60% मध्य प्रदेश प्रदान करता है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता व्यवसाय राज्य में 10 लाख आम आदिवासियों को मजदूर कार्य देता है। और 1988 में मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता के संबंधन में नवीन नीति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 1988 में। देखिए, जो तेंदु के पत्ते होते हैं ऐसे होते हैं, बहुत सारे तेंदु के पत्ते, फिर इनके ऊपर एक एक गड्डी रखी जाती है ना। तो इसमें से फिर इसको ऐसे बीच से बांध दिया जाता था। ये कैसे लग रहा है? 8 के जैसा लग रहा है ना, 8 के जैसा लग रहा है, तो बहुत सारे 8 बन जाएंगे, तो 88। तो मध्य प्रदेश में तेंदु पत्ते के लिए जो नवीन वन नीति बनाई गई थी, या जो नवीन नीति आई थी तेंदु पत्ते के लिए, वो 1988 में आई थी। इसके तहत जो बिचौलिए हैं, जो बीच में बिचौलिए होते थे, उसके माध्यम से तेंदुपत्ता अन्य वनोपज संग्रह की प्रथा को समाप्त कर दिया था। पहले बिचौलियों के द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता था, वो नवीन नीति 1988 में आई थी, उसके द्वारा उस बिचौलियों को समाप्त कर दिया था। अब ये जो वन विभाग होता है वो ही इसका संग्रहण करवाता है। अब आता है भिलाला। भिलाला स्याही और पेंट बनाने में काम आती है और छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना लगाया गया है। छिंदवाड़ा में लगाया गया है भिलाई का, यह भिलाला का कारखाना। अब आती है गोंद। गोंद साधारणतः बबूल,
धावड़ा, सेनियल आदि वृक्ष से पाई जाती है। खाने के अतिरिक्त गोंद का प्रयोग पेंट उद्योग में, पेपर प्रिंटिंग, दवा उद्योग में और कॉस्मेटिक में इसका प्रयोग किया जाता है गोंद का, और खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये थी मध्य प्रदेश के खनिज या संप्रदा कितनी प्रकार की होती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थान। तो पहले आती है वन अनुसंधान संस्थान। भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून द्वारा वन शोध एवं वन उपज वन संबंधी प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र है। ये कहाँ पर है? भारत का जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून में स्थित है। इसके तत्वाधान में शोध विकास हेतु अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक है मध्य प्रदेश में। यह केंद्र कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस संस्थान ने भूमि की प्रकृति के आधार पर वृक्षारोपण के परीक्षण हेतु भूमि संरक्षण, वनस्पति, वन प्रभाव और वनों की उपयोगिता के आधार पर अनुसंधान किए जाते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान। ये कहाँ पर है वन प्रबंधन संस्थान? तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। मध्य प्रदेश में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहयोग से, किसके सहयोग से? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका पूरा नाम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यह भारतीय वन अधिकारियों को आधुनिक व्यापारिक तकनीक का प्रशिक्षण देता है। तो इसका जो प्रबंधन किसने सिखाया था? तो हमें मतलब एक प्लेट में बहुत सारी अलग अलग वनस्पति को रखने की प्रबंधन हमें किसने सिखाई है? तो ये डिश लगाना सिखाया हमें स्वीडिश ने। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और इनने बोला था जब स्वीडिश में अपन कोई डिश खाते हैं, अच्छी डिश होती है, क्या बोलते हैं? आने दो। तो 1982 में आने दो से 8 और 2 मतलब 282 को इसके बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। अब आते हैं वन महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1997 में बालाघाट में वन राज्यिक महाविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 में, मतलब 1 में इसको बनाया गया था। कहाँ पर? बालाघाट में। फिर इसके बाद 80 में बैतूल में बना दिया गया दूसरा महाविद्यालय। वन राज्य सेवा के लिए इन विद्यालयों को 5 से 8 और वन क्षेत्रपालों को 80 से 50 स्थान पर उपलब्ध होते हैं। वनपालों में वन रक्षकों की स्थानीय वन विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए 4 अलग अलग संस्थान बनाई गई हैं, जो कि है शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक, लखनादौन में स्थित किए गए हैं। और वन प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा करेंगे प्राणियों की संरक्षण, तो वन प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा किसली नेशनल पार्क में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आते हैं वन विभाग की कुछ संस्थान, जो कि किसके अंतर्गत आती हैं? वन विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो पहली आती है इसमें मध्य प्रदेश राज्य वन निगम, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य बांस निगम। ये 8 प्रकार की मध्य प्रदेश विभाग के अंतर्गत संस्थाएं आती हैं। अब इसमें सबसे पहले आती है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम केंद्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। कब की गई थी? 1975 को की गई थी। प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट की रिपोर्ट 1972 में आई थी। इसके आधार पर मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? निम्न कोटि के वन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य और बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तन कर उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। अब आते हैं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ।
मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में की थी। कब की गई थी इसकी सहकारी संघ की? तो मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में की गई थी। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण और व्यापार इस संस्था द्वारा किया जाता है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के समुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण और विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया था। देखिए, सहकारी संगठन कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया था, सहकारी संगठन अच्छे से बनाया गया था क्योंकि लोगों जो निम्न कोटि के लोग हैं या फिर जो मेन वनों से जुड़े हुए हैं, जनजाति हुई, अनुसूचित जाति हुई, इनके उत्थान के लिए इसको बनाया गया था। तो अच्छे से बनाया गया था। तो 84 में बनाया गया। फिर इसमें क्या किया गया था? इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे 1989 में। लघु वनोपज संग्रहण के कार्य किसको दे दिए गए थे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के जो ग्रामीण थे उनके सहयोग सहकारी संघ को दे दिए गए थे इनके कार्य। अब आती है राज्य वन अनुसंधान संस्थान। ये क्या है? राज्य की वन अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और जबलपुर में इसको स्थापित किया गया था। यह संस्थान वन और वनस्पति, वन संवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध और तकनीकी विकास कर उनमें प्रचार प्रसार का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। और मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पर वन मंडल कितने हैं? तो वन मंडल भी कितने हैं? 63 हैं। और मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान कब बना था? 1963 में बना था। मध्य प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड। इसकी स्थापना अधिनियम जो था वो 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इसके प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड बनाया गया था। जो बोर्ड कब बनाया गया था? तो 11 अप्रैल 2005 को बोर्ड बनाया गया था। इसे अधिसूचित करने के लिए 25 अगस्त 2014 में वन विभाग और मध्य प्रदेश शासन ने संवर्धन किया। बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका जैव विविधता का संरक्षण, उनके संगठकों का पोषणीय उपयोग, जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग में उद्यत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है। देखिए, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया है। इसके द्वारा 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड बनाया गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड। मध्य प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड बनाया गया है। यह एक स्वशासी संगठन है। इसका गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। कब बना है? 2005 में बना है इको पर्यटन विकास बोर्ड। इसका गठन किसके तहत किया गया था? तो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सोसाइटी वाले लोग ही इको पर्यटन में घूमने जाते हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 में आया था। इसके तहत मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड बना 2005 में 12 जुलाई को। बोर्ड द्वारा इको पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना को क्रियान्वयन करने के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता विकास योजना के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों की दक्षता का निर्माण, कार्यशाला और बांस बाजार का आयोजन करना था। बांस मिशन कब आया था? तो मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन आया है 3 जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया था। अब आते हैं, इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मध्य प्रदेश में वन विकास निगम का आया है, तो मध्य प्रदेश में वन विकास निगम बना था। इसमें
प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 1972 के तहत इसका विकास किया गया था 24 जुलाई 1975 में। मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ बनाया था 1985 में बनाए गए थे। और मध्य अच्छे से आए थे तो 85 में 85 में आए थे। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संगठन कब बनाया गया है, तो अपने वहाँ पे वन मंडल कितने हैं, तो 63 हैं, और इसलिए वन अनुसंधान संगठन भी 63 में ही बनाया गया था, भोपाल में जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड, तो मध्य प्रदेश का जो जैव विविधता अधिनियम आया था वो 2002 के तहत आया था, उसके तहत बनाया गया है 11 अप्रैल 2005 को जैव विविधता बोर्ड। इको पर्यटन बोर्ड कब बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड 2005 में बनाया गया है 12 जुलाई। मध्य प्रदेश में बांस निगम कब आया है, तो बांस मिशन आया है 3 जुलाई 2013 को। अब आते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन नियम कब आया है, 1927 में आया है। इस अधिनियम में वनों की उपज की अभिवाहन, इमरती लकड़ी और वनोपज पर उगाने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम आया था। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 से प्रभावशाली हुआ था। आया कब था, तो ये भारत वन अधिनियम आया था 1927, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कब लागू होगा, जब मध्य प्रदेश बनेगा। पहले तो मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो मध्य प्रदेश कब बना है, तो 1 नवंबर 1956 को बना है। तो मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को ये लागू किया गया है। ग्राम वन और संरक्षित वनों के संवर्धन प्रबंधन में ग्राम वन समिति की भूमिका को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्राम वन निगम 2015 में और मध्य प्रदेश संरक्षित वन निगम 2015 में दिनांक 4 जून 2015 में प्रभावशाली हुए। देखिए, मध्य प्रदेश में वन निगम 2005 और मध्य प्रदेश में संरक्षित वन निगम, ग्राम वन निगम और संरक्षित वन निगम 2015 में बने हैं। और जो वन अधिनियम था वो मध्य प्रदेश में वन अधिनियम कब लागू हुआ है, तो 1956 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। इसके अंतर्गत देश के पारिस्थितिकी पर्यावरण के सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वन्य प्राणी, पक्षी, पादपों के संरक्षण के लिए और उनके संबंधित या प्रासंगिक आनुवंशिक विषयों के उपबंध के लिए यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 से प्रभावशाली हुआ है। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम 1984, यह अधिनियम वनों और पर्यावरण के संरक्षण सुरक्षा के लिए आर मिलों की स्थापना और प्रबंधन, सक्रिय और काष्ठ चिरांग के व्यापार को लोकहित के विनियमन करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है। इस अधिसूचना अध्यादेश द्वारा 15 दिसंबर 1983 को जारी किया गया था। यह अधिनियम को प्रदेश में 15 दिसंबर 1983 को ही प्रबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरांद अधिनियम कब आया है, तो 1984 में आया है और भारत में इसको लागू किया गया था 15 दिसंबर 1983 को। मध्य प्रदेश में भी इसको 1983 को ही लागू कर दिया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यह अधिनियम वनों के संरक्षण के लिए, उनसे जुड़े मामले के लिए, उनके सहयोग, आनुवंशिकी विषयों के लिए उपबंध करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम दिनांक 25 अक्टूबर 2080 से प्रभावशाली हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 80 से आया था। काष्ठ अधिनियम कब आया है, तो 1984 में आया है, लागू हुआ है 1983 में। फिर आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में आया था और इसको 72 में ही लागू कर दिया गया। फिर आता है मध्य प्रदेश वन अधिनियम कब आया था, तो मध्य प्रदेश वन अधिनियम आया था 1927 में। मध्य प्रदेश में लागू हुआ है 1956 में और इसके तहत ग्राम वन निगम और संरक्षित वन निगम बनाए गए थे 2015 में। मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969, यह अधिनियम विनिर्दिष्ट वनोपज के व्यापार विनियमन हेतु
जो 1 नवंबर 1969 से प्रभावशाली हुए हैं। वनोपज के विपणन से ये प्रभावी है, व्यापार से जुड़ा हुआ है ये, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 से इसकी स्थापना मानी जाती है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम 1964 में आया। यह अधिनियम तेंदुपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करने संदर्भ उस व्यापार में राज्य का एक अधिकार उत्पन्न कराने हेतु इसको बनाया गया था। यह अधिनियम 28 नवंबर 1964 से प्रभावशाली माना जाता है। 289 नवंबर है, 28 नवंबर 1964 से तेंदुपत्ता का अधिनियम माना जाता है। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम 1973 पट्टे मतलब जो शाश्वत पट्टे प्रतिसंहरण अधिनियम है वो कब आया है? 73 में आया है। उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों पर प्रतिसंहरण करने और उनसे संबंधित विषयों के लिए यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1973 को प्रभावशाली हुआ था। कब हुआ था? 1973 को प्रभावशाली हुआ था। सबको शाश्वत पट्टे बांटे थे। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम ये 2001 में आया है। मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम 2001 में आया है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वन आच्छादित क्षेत्रों में प्रबंधन और उनसे संबंधित उनके आनुवंशिक विषयों को अधिनियमित करने के लिए सुगम बनाता है। यह अधिनियम 12 अप्रैल 2001 से प्रभावशाली हुआ है। वानिकी लोक वानिकी लोगों के लिए बाहर आओ मतलब 12 अप्रैल 2001 से इसको प्रभावशाली माना जाता है। अब आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इसके तहत जैव विविधता बोर्ड कब बनाया है? जो मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड बना है 5 में। यह अधिनियम जैविक संसाधनों सहयुक्त पारंपरिक जानकारी अनुसंधान जैव संरक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया तथा अनुसंधान के लिए जैव उपयोगी होते हैं। यह अधिनियम पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 21 नवंबर 2014 से संशोधित होकर प्रभावशाली माना जाता है। इसको संशोधित कब किया गया है? तो 21 नवंबर 2014 को इसको संशोधित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया है? तो 2002 में आया है। इसका बोर्ड कब बनाया गया है? तो इसका जैव विविधता बोर्ड बनाया गया है 2005 में। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम 1999 को आया था। मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति का संरक्षण 1999 को आया था। आदिम जनजाति को शोषण से बचाने की दृष्टि से उसमें खेतों में खड़े हुए वृक्षों में उनके हितों का संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश आदिम जनजाति का संरक्षण वृक्षों के हित अधिनियम 1999 को बनाया गया, जो कि 24 अप्रैल 1999 से प्रभावशाली माना जाता है। इनको फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कब आया है। देखो, भारतीय वन अधिनियम 1927 को आया था और इसमें के तहत मध्य प्रदेश में वन मतलब ग्राम वन निगम और संरक्षित वन निगम कब बनाए गए हैं? 2015 से बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में यह अधिनियम 1956 को लागू हुआ था। वन्य जीव अधिनियम ये 1972 में आया था। काष्ठ चिरांद अधिनियम ये 1984 में आया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। मध्य प्रदेश में वन उपज अधिनियम 1969 में आया था। वन उपज अधिनियम 1 नवंबर 1969 में आया था। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता अधिनियम 1964 में आया था। मध्य प्रदेश में भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम 1973 में आया था। शाश्वत पट्टे कब से दिए गए हैं? 1973 में दिए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 में आई। मध्य प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। इसके तहत जैव विविधता बोर्ड 2005 में बना और इसमें संशोधन कब किया गया है? 2014 में। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति का संरक्षण वृक्षों के हितों के अधिनियम कब आए हैं? 1999 में आए हैं। नई वन नीति 2005, जो नई वन नीति आई थी वो कब आई है? मध्य प्रदेश में 2005 में आई है। 2005 में आई है। 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति घोषित की गई। इसे लागू करने के लिए वन विभाग को अधिकृत किया गया था। नई वन नीति का उद्देश्य प्रदेश में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करना है। वनों के संरक्षण, संवर्धन और संवाहनीय प्रयोग के लिए युक्तियुक्त
वैधानिक संस्थाएं ढांचे में वन प्रबंधन इस प्रकार करना है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, पारिस्थितिकी संतुलित रहे और भू जल संरक्षण के साथ साथ वन आश्रित समुदाय की जरूरतें भी पूरी हो सकें, वनों के उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और इस वन संसाधनों के विकास के साथ साथ इन समूहों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके, इनका आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। वन नीति प्रदेश के उजड़े वनों को आवश्यकता अनुसार औपचारिक कर पुनः स्थापित करने, राज्य की नदियों के जलाशय क्षेत्र, भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता और क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य एवं जल ग्रहण क्षेत्र उपचार कर वन या वृक्षाजित कर सड़कें, नहरें और रेल मार्गों के किनारे तथा परती भूमि में रोपित वृक्षों के समृद्धि प्रबंधन और रिक्त स्थान पर वन रोपण करने तथा शहरी क्षेत्रों में लागू टी प्रोजेक्ट एक्ट की व्यवस्थित इन क्षेत्रों में करने के लिए वन क्षेत्र और वनों के बाहर के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण करना, पारिस्थितिकी सुनिश्चित करने तथा शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन को बनाना और गाइडलाइन रिचार्जिंग के लिए ग्रीन बेल्ट के विकास और विद्यमान ग्रीन बेल्ट की भूमि उपयोग करना और इसके भूमि उपयोग प्रबंधन में परिवर्तन नहीं करने के प्रावधान करना। इस नीति में वन और भूमि पर गैर वानिकी की अनुमति न देने और वनों में अवैध उत्खनन करने वालों के साथ ही उनके लिए कड़ी कार्यवाही करने के प्रावधान इसमें किए गए थे किसमें नई वन नीति में। नीति के अन्य प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: अनियमित चराई के नियंत्रण करना, वन प्रबंधन करना, इमरती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी बांस के उत्पादन, अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन में संवाहनीय विदोहन करना और मूल संवर्धन एवं संबंधनीय विदोहन करना। लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। लोक वानिकी और विस्तार वानिकी के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर सभी गांव में वनवासियों की समिति गठित करना। वन आश्रित समुदाय और भूमिहीनों के विकास तथा महिलाओं के सशक्तिकरण, जैव विविधता संरक्षण और वन्य प्राणी संरक्षण इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। स्थानीय लोगों की वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित विस्तार व्यवस्था को उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर पूरे प्रदेश में जारी रखने के अलावा वन से गिरी पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित वनवासियों को घरेलू उपयोग के लिए देने की अनुमति का प्रावधान करना। सूचना प्रौद्योगिकी के उपाय, अनुसंधान एवं विस्तार, मानव संसाधन विकास, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न संचार माध्यमों का आधिकारिक उपयोग कर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना। वन क्षेत्रों में शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्थापन एवं सीमांकन, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की पहल के साथ वन सुरक्षा के लिए अवैध कटाई, रोकथाम और वन कर्मियों को पर्याप्त अधिकार देना। संवेदनशील क्षेत्रों में वन चौकी की व्यवस्था स्थापित करना और समूह गश्ती का प्रयास करना। वन कर्मियों के लिए शस्त्र उपलब्ध कराना। वन सुरक्षा में स्थानीय समुदाय का अधिकारियों सहयोग सुनिश्चित करना। वन अपराधों के निवारण के लिए जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना करना। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 1952 की वन नीति लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में परिवर्तन एवं राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में इन नीति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई है। पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। नई कब आई है? तो 2005 में आई है। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी MPTFS, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी।
मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में नवाचार करते हुए मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। इस सोसाइटी के माध्यम से मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई है इसकी स्थापना। यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह जन सहयोग और अन्य संसाधनों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण का कार्य करती है और विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होने वाले दान राशि और सामग्री को संरक्षित क्षेत्रों में आवश्यक विशिष्ट प्रबंधनकारी जरूरतों में हेतु उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी जन समुदाय में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान भी आयोजित कराती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की 1997 में। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वन संपदा के लाभ क्या क्या हैं। वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वनों की लकड़ी के लाभ को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। एक आते हैं प्रत्यक्ष लाभ और एक आते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। एक प्रत्यक्ष लाभ मतलब जिनसे डायरेक्ट लाभ प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष लाभ जिनसे घूम फिर कर लाभ प्राप्त होता है। तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ, वन बहुमूल्य लकड़ी का भंडारण होता है। वनों से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। वन उत्तम चारागाह देते हैं जिससे वनों के राज्य पशुधन विकास में सहायता मिलती है। वनों से अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जिससे प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की आय प्राप्त की जाती है। मध्य प्रदेश में 90% जलाने वाली जो ईंधन लकड़ी है उसका विकास भी वनों से ही होता है। मध्य प्रदेश में जंगल में पाए जाने वाले जानवरों की खाल से प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए की आय प्राप्त की जाती है। वनों से प्राप्त चीड़, देवदार, साल, सागौन, शीशम आदि लकड़ी और अतिरिक्त गौण उत्पादनों से मध्य प्रदेश राज्य के सकल आय में 15% की बढ़ोतरी होती है। प्रदेश के अनेक वन क्षेत्रों में पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं जो प्रदेश की आय का स्रोत हैं। राज्य की जनजाति जनसंख्या को रोजगार और जीवनोपार्जन के लिए वन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष लाभ। मध्य प्रदेश में वन के जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं उसमें क्या है? वन बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाढ़ नियंत्रित होती है। वनों को सघन करने के कारण तेज जल की प्रवाह और शिथिल हो जाता है। जो तेल वर्षा होती है उसमें जो तेज जल का प्रभाव होता है वो कैसा हो जाता है? शिथिल हो जाता है। वन भूमि के कटाव को रोकती है और वनों से अधिकता के कारण जल को सम बनाने में सहायता होती है। जो जलवायु होती है उसको सम बनाने में कौन मदद करते हैं? वन करते हैं। वनों में गिरने वाली पत्तियां भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। वनों द्वारा अधिक वर्षा को आकर्षित करने में मदद मिलती है और बाढ़ की भयंकरता को कम करने में भी सहायता मिलती है। वन प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं और पर्यावरण संवर्धन में भी उपयोगी होते हैं। ये है वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। अब आते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य। जो मध्य प्रदेश में जो वन हैं उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य। गिद्ध जनगणना। मध्य प्रदेश में पहली बार गिद्धों की जनगणना 2016 में की गई थी। यह प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना थी। इसमें 7000 गिद्ध पाए गए थे जबकि 2019 में गिद्धों की दूसरी गिद्ध गणना की गई थी। यह बढ़कर 8300 हो गए थे। पहले कितने थे? 7000 थे जो कि 2016 में की गई थी। फिर जब 2019 में की गई तो इनकी संख्या बढ़कर 8300 हो गई थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 2021 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 9408 हो गई है जो कि प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पन्ना में पाई जाती है। पन्ना जिले में पाई जाती है गिद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या। अब आती है 4 अप्रैल 2005 में मध्य प्रदेश में नई वन नीति घोषित की गई थी। पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 भाग में वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में
स्ट्रिक्स और डेंडोकैलिमस प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्ट्रिक्स और डेंडोकैलिमस प्रकार के बांस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन सागौन जो कि टिक प्रजाति का है और दूसरा साल के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1957 को की गई थी। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। प्रदेश में सार्वजनिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वानिकी योजना 1976 में की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बानमौर और शिवपुरी में खैर से कत्था बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में बानमौर और शिवपुरी में खैर से कत्था बनाया जाता है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में आई थी और नवीन वन नीति 2005 में आई है। बानमौर और शिवपुरी में खैर से कत्था बनाने का कारखाना लगाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को आम जिला कहा जाता है और पन्ना को आमला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाए जाते हैं। अंगूर, रतलाम, संतरा बैतूल जिले में घोषित किया गया। देखो, अंगूर जिला किसको कहा जाता है तो रतलाम को कहा जाता है, और संतरा जिला किसको कहा जाता है तो बैतूल को कहा जाता है। आंवला जिला पन्ना को और आम जिला जबलपुर को कहा जाता है। वन विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश वनांचल है। मध्य प्रदेश वनांचल संदेश है मध्य प्रदेश की वन विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन भोपाल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रति वर्ष वन रक्षक और वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रति वर्ष वन रक्षा और वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप लघु वन उपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को होता है। जो लघु वन उपज है उस पर अधिकार किसका होता है या किसका स्वामित्व होता है? तो ग्राम सभाओं का आधिपत्य होता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है और इसका वन संग्रहालय अरण्य विथिका का लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में, और यहाँ पर क्या किया गया है? वन संग्रहालय बनाया गया जिसका नाम क्या है? अरण्य विथिका। मध्य प्रदेश में गौण वन संप्रदा में तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, गोंद और खैर और आम आते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति से बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का प्रारंभ सितंबर 1995 को किया गया था। वानिकीकरण के लिए 1976 में पंचवन योजना हेतु जिले में चलाई गई थी, जहां पर राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित मापदंड 32% से कम वन क्षेत्र थे। वानिकी के लिए 1976 में पंचवन योजना हेतु जिले में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1976 में चलाई गई थी। पंचवन योजना हर जिले में चलाई गई थी, जिसके जो निर्धारित मापदंड था वो कितना था? 33% वन होने चाहिए कम से कम। पचमढ़ी एवं अमरकंटक 2 यूनेस्को द्वारा विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। पचमढ़ी और अमरकंटक। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इप्को 5 जून 1981 में बना था। मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण नियोजन संवहन संगठन इप्को 5 जून 1981 में स्थापित किया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर 1987 में स्थापना की गई थी। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की 19 नवंबर 1987 को की गई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश में
झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2014 में की गई थी। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई थी। देखिए, इसको फिर से याद कर लेते हैं क्या क्या इसमें कुछ नियम है। जैसे कि सबसे पहले आता है कौन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ते के लिए नीति बनाई गई थी, जिससे बिचौलिए हटा दिए गए थे। अब वानिकी नीति कब आई है, तो 95 में आई है वानिकी नीति। और वन मतलब पंचवन योजना जो आई है वो आई है 1976 में। 1976 में कौन सी आई है, वन योजना आई है। अमरकंटक और पचमढ़ी को विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है। पर्यावरण नियोजन और समन्वय के लिए इफ्को की स्थापना 1981 में हुई थी। इफ्को मतलब 8 पे 1, तो इफ्को 1 तो लास्ट में होगा और 8 से, तो 81 में इसकी स्थापना की गई थी इफ्को की। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी, देखो भोपाल में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो वो हुई थी 1984 में। उसके लिए ऐसी फिर से कोई आपदा ना आए या फिर उसका प्रबंधन किया जा सके, उसके लिए बनाई गई थी 1987 में। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर को बनाई गई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है भोपाल में। मध्य प्रदेश में जो झील संरक्षण प्राधिकरण है उसकी स्थापना, तो झीलों के चारों तरफ एक रीलिंग बिछा दी गई है या फिर जो रीलिंग लगा दी गई है तो 1 और 4 तो 2014 में बनाई गई है झील संरक्षण प्राधिकरण। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड कब बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड बनाया गया है 12 जुलाई 2005 को। गिद्धों की गणना कब हुई थी, तो गिद्धों की गणना सबसे पहले हुई थी 2016 में। पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में। और वानिकी नीति कब आई है, तो 1976 में। और मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो वन विकास निगम है भोपाल में। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। विकास 5 का है तो 7-5 में इसका विकास किया गया था। और वन नीति कब आई है, 2005 में। थैंक यू सो मच गाइज। ये वीडियो हम आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें नेशनल पार्क भी कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम आज इसको करते हैं, अगले सेशन में हम नेशनल पार्क को लेकर आएंगे। यदि गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अभी न्यू चैनल है तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर इतना सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चैनल बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।